स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल डार्क मिस्टिल बीस्ट हेला। पवित्र बकवास, यह क्या है? वह काली चीज जो आसमान से जमीन पर गिरती है। बकवास, क्या वह एक निषिद्ध अभिशाप जादूगर है? आदर्श धुंधली रिकॉर्डिंग को देखते हुए अचानक चिल्लाया। स्पीलों के उच्चारण के कारण रिकॉर्डिंग की गुणवत्ता बेहद खराब थी। हालांकि वह अभी भी एक विशाल आकृति को तेजी से आगे बढ़ते हुए देख सकता था। यह चौंकाने वाला था, भले ही उसने केवल हिमशैल का शीर्ष देखा था। ऐसा लगा मानो स्क्रीन से जबरदस्त ऊर्जा फूटने वाली है। उसे देखो, हे भगवान, क्या तुमने अभी उसे देखा? उस चीज ने कुछ किलोमीटर से भी अधिक दूर उड़ते हुए असेंडेल को गिरा दिया। आहन ने रिकॉर्डिंग रोकने के लिए स्क्रीन पर हाथ मारा। रिकॉर्डिंग पूरी तरह गड़बड़ थी। आदर्श यह बताने में असमर्थ था कि वह व्यक्ति असेंडेल था, लेकिन आहन जिस डीमन का जिक्र कर रहा था वह वास्तव में भयानक था। पवित्र न्यायालय के लोग लड़ाई में शामिल नहीं थे। उन्होंने बस इलाके को घेर लिया। क्षेत्र को घेरने वाला विशाल अंधेरा अवरोध डार्क कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से स्थापित डार्क ड्यूलिंग ग्राउंड जैसा दिखता था। हालांकि यह डार्क ड्यूलिंग ग्राउंड से कहीं अधिक डरावना था। जहां आदर्श ने डार्क स्वॉर्ड मास्टर से लड़ाई की थी, ऐसा लग रहा था जैसे असेंडेल जादुई फॉर्मेशन में फंस गया हो। यह क्लिप लंबे समय तक नहीं चली और आदर्श और आहन मैजिक अवरोध के अंदर के अस्तित्व को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाए। वे केवल यह जानते थे कि असेंडेल को टुकड़े टुकड़े करने के लिए डीमन जिम्मेदार था। क्या यह पौराणिक हेला हो सकता है? आहन ने गहरी सांस ली। उसे याद आया कि किसी ने उसे पहले कुछ अफवाहें बताई थी कि जिसने भी हेला का असली रूप देखा उसे मौत के साम्राज्य में खींच लिया जाएगा। उसे तुरंत महसूस हुआ कि उसकी त्वचा पर कुछ रेंग रहा है। हायला, वह प्राणी जिसने असेंडेल को टुकड़े टुकड़े कर दिया था, द शैडो मैजिशियन को टुकड़े टुकड़े कर दिया था? आदर्श ने आश्चर्य से पूछा। यूरोप में मृत्यु के देवता, यह ऐसा है जैसे नर्क का राजा यमराज हमारे लिए है। मुझे याद है कि मैंने पहले हमारे कबीले के बुजुर्गों का इसका जिक्र करते हुए सुना था। यह स्फिंक्स के बराबर का प्राणी है, आहन ने कहा। स्फिंक्स, पिरामिडों की रखवाली करने वाला? आदर्श ने नाम याद करते हुए कहा। हाँ, गीजा के महान पिरामिड की रखवाली शुरू करने से पहले स्फिंक्स एक समय मिस्र का राष्ट्रीय जानवर था। यह मृत्यु का सबसे खतरनाक प्रतीक माना जाता था। पुरानी जादुई अभिलेखों में यह भी उल्लेख है कि स्फिंक्स वास्तव में पाताल लोक का एक प्राचीन जानवर था। इस बीच हायला रहस्यमय जानवर था जो प्राचीन ग्रीस पौराणिक कथाओं में मृतकों के दायरे का प्रतिनिधित्व करता था। यह मूल रूप से चीन में नर्क के राजा के तरह था, लेकिन हमारे देश में पौराणिक कथाओं के विपरीत मृतकों के दायरे का रहस्यमय जानवर वास्तविक है, आहन ने उसे बताया। जब आहन ने प्राचीन सभ्यताओं के बारे में अभिलेखों का हवाला दिया तो आदर्श आश्वस्त हो गया। मुझे यकीन है कि असेंडेल को रहस्यमय जानवर हायला के पंजे में मरने पर गर्व होगा। आहन ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्राणियों में से एक द्वारा मारा गया। उन्होंने शैडो एलिमेंट के स्वामी के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को बदनाम नहीं किया। प्राचीन सभ्यता वाले इन देशों के पास अपने अपने रहस्यमय जानवर है, लेकिन क्या चीन का भी कोई लंबा इतिहास नहीं है? क्या हमारे पास उन प्राणियों के बराबर कोई रहस्यमय जानवर है? आदर्श ने पूछा। बेशक वहां हैं पुराने जानवर, हमारे देश के प्राचीन रहस्यमय जानवर थे, लेकिन उन सभी को खत्म कर दिया गया। ओह, हांगजो में वह विशाल सांप एकमात्र प्राचीन रहस्यमय जानवर है जिसे हमने छोड़ा है। मैं अपने दादाजी को यह उल्लेख करते हुए सुनता था कि चीन में एक बार 4 महान टोटोम थे, जो कि एजियो ड्रैगन, वर्मिलियन पक्षी, सफेद बाघ और काला कछुआ थे। ये 4 प्रसिद्ध रहस्यमय जानवर थे जिनके बारे में हर कोई जानता है। मुझे यकीन नहीं था कि मेरे दादाजी घमंड कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि क्या 4 महान कुल देवता अभी भी आसपास है। यहाँ तक कि उनमें से सबसे कमजोर काला कछुआ अभी भी स्फिंक्स या हेला के खिलाफ ड्रॉ में समाप्त हो सकता है, आहन ने उत्तर दिया। लेकिन वे अब आसपास नहीं है, इसलिए अब ऐसा कहना व्यर्थ है। मुझे यकीन है कि वे हमारे देश के लोगों द्वारा मारे गए थे, क्योंकि उनमें से अधिकांश का मानना था कि उन्हें अपने आसपास रखना सुरक्षित नहीं था। आदर्श ने उपहास किया।
लेकिन मुझे लगता है वो झूठ नहीं बोल रहे थे। मेरा मानना है आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि हांगजो का वो विशालकाय सांप कितना ताकतवर है। आहन ने पूछा। बेशक, आदर्श ने कहा। ब्लैक स्नेक एक वास्तविक टोटोम जानवर थे। काले कछुए की 2 संतानें थी, एक काला सांप और दूसरी बिक्सी। काला सांप स्पष्ट रूप से ब्लैक टोटोम स्नेक है और यह पहले से ही इतना शक्तिशाली है, इसलिए मुझे अपने दादाजी के शब्द काफी ठोस लगते हैं, आहन ने कहा। आदर्श ने आहन की ओर देखा और पूछा, आप कब से इतना कुछ जानते हैं? ठीक है, मैंने सिर्फ जिज्ञासावश जानकारी की जांच की है। आहन ने घबराते हुए कहा और ऐसा लग रहा था कि वो कुछ छिपा रहा है। उन्होंने तुरंत टॉपिक बदल दिया। वैसे आपकी राधा पहले ही एक संत बन चुकी है, आप बिल्कुल भी चिंतित क्यों नहीं दिखते? आदर्श ने उत्तर दिया, क्या संत? वो हमेशा मेरे लिए एक संत रही है। भाई, क्या तुमने खबर नहीं पढ़ी? उन्होंने अंतिम 4 उम्मीदवारों की घोषणा की है जिन्हें सेंटेस कहा जाता है। उन्हें में से चुने जाएंगी देवी। अब जब एंडी की मृत्यु हो गई है तो केवल 3 उम्मीदवार बचे हैं, जिसका अर्थ है कि राधा के देवी के रूप में चुने जाने की संभावना 3 में से 1 है, आहन ने चिल्लाकर कहा। आदर्श शौक रह गया। वह अभी अभी एकांत से बाहर आया था और उसके पास अभी तक राधा से संपर्क करने का समय नहीं था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ इतना गंभीर घटित हुआ है। यह क्या है? तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? आहन ने कहा। मैं वास्तव में नहीं सोचता कि यह अच्छी खबर है। मैं उसकी स्थिति को किसी और से बेहतर जानता हूँ। यह पहले से ही आश्चर्य की बात है वह देवी के हॉल में शामिल हुई, लेकिन इतनी दूर जाने का कोई मतलब ही नहीं है, आदर्श ने गंभीरता से कहा। पार्थिव मंदिर का चुनाव केवल प्रभाव के बारे में नहीं है। हो सकता है कि उसका स्वभाव और उसका चरित्र देवी की भूमिका के लिए बिल्कुल उपयुक्त हो, या हो सकता है कि देवी की आत्मा उस पर मोहित हो, कौन जानता है। लेकिन मुझे लगता है कि राधा एक योग्य उम्मीदवार है, आहन ने कहा। कम से कम उसका दिल सबसे शुद्ध है जो मैंने कभी देखा है। पार्थिव मंदिर आखिर क्या कर रहा है? आदर्श इस बात को लेकर और भी अधिक भ्रमित थे कि पार्थिव मंदिर क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा था। इसके बारे में भूल जाओ, फाइनल कल शुरू हो रहा है, क्या आप तैयार हैं? आहन ने पूछा। आहन स्पष्ट रूप से यह पूछने की कोशिश कर रहा था कि क्या आदर्श ने खजाने की खोज से प्राप्त अच्छी चीजों को पूरी तरह से अपग्रेड किया है। आदर्श टीम के सभी लोगों में से आसानी से सबसे बड़ा विजेता था। वह आदमी खजाने की खोज से पहले ही इतना मजबूत था और भयानक लूट के साथ उसकी ताकत निश्चित रूप से एक और ऊंचाई तक पहुंचने वाली थी। क्या आप मानसिक शक्ति के स्तर के बारे में जानते हैं? आदर्श ने पूछा। हाँ, मैं अब 4थे स्तर पर हूँ, आदर्श मुस्कुराया। क्या तुम मुंह तो अपरजाए हो? युगल का प्रारूप नॉकआउट दौर से भिन्न था। भले ही इसमें टीम की लड़ाई शामिल थी, टीमों का मैच के बीच में सदस्यों को सब्स्टिट्यूट करने की अनुमति थी। एक मैच में प्रतिभागियों की संख्या अभी भी 10 थी, लेकिन अगर एक छात्र बाहर हो जाता था तो टीम तुरंत दूसरे छात्रों को अंदर मंच पर भेज सकती थी। एक टीम केवल 3 बार सदस्यों को सब्स्टिट्यूट कर सकती है, जिसका अर्थ है कि फाइनल के दौरान एक मैच में 8 लोग अपनी टीम का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। यह पूरी टीम की ताकत की परीक्षा थी, क्योंकि एक राष्ट्रीय टीम के 10 में से 8 प्रतिनिधियों में से एक मैच में लड़ने की उम्मीद की गई थी। यह प्रत्येक देश की ताकत का परीक्षण करने का सबसे सरल तरीका था, जिससे उन्हें अपने एलिमेंटों के आधार पर सदस्यों और रणनीतियों के विभिन्न संयोजनों को लागू करने की अनुमति मिलती थी। जैसे ही वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट का फाइनल शुरू होने वाला था, लोग जल्द ही एंडी की मौत के बारे में भूल गए। वेनिस के बार और पब में विभिन्न राष्ट्रीय टीमों के छात्रों के चित्र लगे हुए थे। छात्रों को उनकी ताकत के आधार पर रैंकिंग दी गई। रैंकिंग नॉकआउट राउंड और खजाने की खोज के दौरान छात्रों के प्रदर्शन पर आधारित थी। बिना किसी आश्चर्य के आदर्श 5th प्लेस पर रहा। आदर्श के पास रैंकिंग देने वाले व्यक्ति से कहने के लिए कुछ शब्द थे। क्या तुम अंधे हो या क्या? जब मैंने खजाने की खोज के दौरान अकेले 6 लोगों को बाहर निकाला तो मैं 5th प्लेस पर कैसे आ गया? आदर्श को इसे स्वीकार करना कठिन लगा। उसकी राय में उसकी उम्र के आसपास का कोई भी व्यक्ति संभवतः उसके खिलाफ नहीं टिक सकता था। अगर उसे वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति को चुनने की जरूरत थी जो उसे हरा सके, तो वह अपने धनुष के साथ नंदिनी ही थी। आदर्श रैंकिंग से खुश नहीं था। उसने उन 4 प्रतिभागियों को हराने की शपथ ली जो उससे हाई लेवल रैंक पर थे। रैंक पर इंग्लिश टीम के कैप्टन जोरो है। उसके हरे बाल और गहरी हरी आंखें हैं।
अभी कोई नहीं जानता कि उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, क्योंकि उसने अब तक नॉकआउट दौर और खजाने की खोज दोनों में ही अपने समनिंग एलिमेंट का उपयोग किया है। उसके समन बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट ने उनके सभी विरोधियों को आसानी से कुचल दिया है। अफवाह कहती है कि वह एक लाइटनिंग मैजिशियन है जिसमें अद्भुत जन्मजात प्रतिभा है। जियांग ने जानकारी एकत्र की थी और टीम के बाकी सदस्यों को इसका खुलासा किया था। लाइटनिंग एलिमेंट वह मेरा ध्यान आकर्षित करने में कामयाब रहा है, आदर्श ने बेरुखी से कहा। रैंक 2 अमेरिकी टीम से है। वह स्क्रेड हॉल ऑफ लिबर्टी से निकटता से जुड़े है। उसका नाम जैसी है। वह पहले से ही स्क्रेड हॉल ऑफ लिबर्टी के सदस्य है। भले ही वो अभी भी पढ़ रहे हैं, उसने कई वांछित अपराधियों को मार गिराया है। उसका उपनाम कोल्ड फेस मैजिस्ट्रेट है। उसका फर्स्ट एलिमेंट प्लांट, सेकंड एलिमेंट कर्स और थर्ड एलिमेंट लाइट है। वह एक नियंत्रण प्रकार की जादूगरनी है। जाहिर तौर पर खजाने की खोज के दौरान वह अकेले ही थी और अंततः 1.3 बिलियन तक संसाधनों के साथ समाप्त हुई, जियांग ने कहा। जियांग ने टीम को जैसी की तस्वीर दिखाई। आहन और आदर्श ने तुरंत सीटी बजाई और कहा, वह कम से कम ई है। ओह माँ, उस तस्वीर को देखो, वह बेहद पागल है। वह एनीमी के एक पात्र की तरह है। यह महिला, मेरा मानना है कि वह वास्तव में प्रभावशाली है। रेणु ने विकृत लोगों के सिर पर हाथ मारा और जानबूझकर अपनी छाती बाहर निकाली। उसकी ब्रेस्ट स्पष्ट रूप से ढीली हो रही है। मेरे स्तन स्पष्ट रूप से बेहतर दिख रहे हैं, लेकिन उसके पास ई है। मरो तुम, बस तुम लोग। थर्ड रैंक जर्मन टीम से रीड की है। वो आदर्श के समान एलिमेंटों वाले एक विनाशकारी मैजिशियन है। उनका फर्स्ट एलिमेंट फायर, सेकंड एलिमेंट लाइटनिंग और थर्ड एलिमेंट स्पेस है। रैंक 4 को अमेरिकी टीम के आयरन बकेट जादूगर ब्रिटन के रूप में जाना जाता है। वह लंबा और विशाल है। उसका फर्स्ट एलिमेंट अर्थ है, सेकंड एलिमेंट सननिंग और थर्ड एलिमेंट लाइट है। वह एक डिफेंस प्रकार का मैजिशियन है। नॉकआउट दौर में स्वीडिश टीम के 5 सदस्यों ने उसे घेर लिया था, लेकिन वे उसकी डिफेंस को भेदने में असफल रहे। वह एक विनाशकारी जादूगर की तरह दुस्वप्न था। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 नेक्स्ट एपिसोड टाइटल बस एक रैंक ऊपर। जियांग ने अपना स्पष्टीकरण बेहद अच्छी तरह से दिया था, लेकिन आदर्श आगे सुनने में रुचि खो चुका था। वह केवल उन प्रतिभागियों के बारे में जानना चाहता था जिनके बारे में कहा गया था कि वे वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट में सबसे मजबूत थे। फाइनल बिल्कुल नजदीक थे। आदर्श आत्मविश्वास से भरपूर था। प्रेजेंट में केवल उसका शैडो एलिमेंट थोड़ा कमजोर था, लेकिन उन्होंने हमेशा शैडो एलिमेंट को हेल्पिंग एलिमेंट के रूप में माना था। डार्क नोबल मेटल के प्रभाव के साथ 5th लेवल की फ्लाइंग शैडो ने आदर्श को बाकी प्रतिभागियों की तुलना में उत्कृष्ट गतिशीलता और टालने की क्षमता प्रदान की। यदि उसे निक्स रिज्म स्थापित करने का मौका मिला तो अप्रत्याशित शैडो एलिमेंट भी काफी घातक होगा। एकमात्र अफसोस की बात यह थी कि आदर्श ने अभी तक समनिंग एलिमेंट का एडवांस फील्ड नहीं जाना था। आदर्श उस हास्यास्पद को कभी नहीं भूला जब जियांग ने जानवरों के जवार को बुलाया। इससे आदर्श को भरोसा था कि वह एक साथ 10 प्रतिभागियों का मुकाबला कर सकता है। सुबह सुबह एक प्राचीन घंटे की तेज आवाज गूंज उठी, जिससे भूमध्य सागर पर स्थित शहर के लोगों को उनके सुखद सपनों से जगा दिया। झंकार के बाद कुछ इतावली धुनें बजाई गई। धुनें सुनते समय ऐसा महसूस हुआ जैसे हवा ताजी थी। फाइनल का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। खजाने की खोज के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 8 टीमें वेनिस के शानदार और विशाल द्वंद्व मैदान के बीच में पंक्तियों में खड़ी थी। 8 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 8 रंग प्रतिभागियों के लिए जयकार करने वाले हजारों लोगों से घिरे हुए थे। 8 टीमें, जिनमें करीब 100 लोग शामिल हैं। हालांकि जिन टीमों को अयोग्य घोषित किया गया था उनमें कुछ उत्कृष्ट प्रतिभाएं थी, फिर भी उन्हें टीम के साथ अयोग्य घोषित कर दिया गया था। भविष्य में समाज में उनकी प्रतिष्ठा और प्रभाव वर्तमान में द्वंद्वयुद्ध मैदान पर खड़े 100 लोगों से अतुलनीय होगी। जब एक मैजिशियन की ताकत की बात आती है, हालांकि अलग अलग परिस्थितियां, वातावरण और प्रतिद्वंदी हो सकते हैं जो लड़ाई के नतीजे तय करेंगे। अगर 2 मैजिशियन समान ताकत के थे तो यह अवसर और महिमा थी जो उन्हें अलग कर देंगी। आज 4 मैच निर्धारित थे। मूल रूप से सभी 8 देश बारी बारी से अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे।
और मैचों के नतीजे कल के मैचों का फैसला करेंगे और इसी तरह तब भी 4 मैच होंगे। टीमें अब अयोग्य घोषित नहीं होंगी, बल्कि मैचों के नतीजे तय करेंगे कि चैंपियन कौन होगा। प्रत्येक टीम के लिए 5 मैच होंगे। बेसिक ग्रुप से हम अधिकांश टीमों से लड़ेंगे और यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जब हम टॉप 4 देशों के खिलाफ होंगे तो हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। यदि हम उन देशों के खिलाफ अपनी जीत की दर 50% बनाए रख सकते हैं तो हमारे पास टूर्नामेंट में टॉप 3 में प्लेस पाने का मौका होगा। केवल टॉप 3 टीमों के लिए ही इनाम है और भले ही मैं अधिक दबाव नहीं डालना चाहता, फिर भी कुछ ऐसा है जो आपको भी जानना चाहिए, मिस्टर जितेश ने सख्ती से कहा। यह क्या है? आदर्श ने पूछा। हर कोई जानता था कि आदर्श एक अनपढ़ की तरह अज्ञानी था, इसलिए जब भी वह कोई मुख्तपूर्ण सवाल पूछता था तो जितेंद्र, शेवांगी, अनिकेत और अन्य बेवकूफ भी उसका मजाक उड़ाने में अवहित आलसी थे। प्रसिद्ध कुलों से आने के कारण यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि वे दूसरों की तुलना में अधिक जानकारी रखते हैं। वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट दुनिया का सबसे बड़ा जादुई टूर्नामेंट था, क्योंकि आमतौर पर देश दुर्लभ संसाधनों को उचित तरीके से विभाजित करते थे। डीमन प्राणियों के उत्पाद के साथ और मनुष्यों को अपने शहरों के भीतर रहने के लिए मजबूर होने के कारण मनुष्यों के लिए केवल सीमित संसाधन बचे थे। जहां तक दुर्लभ फिर भी अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधनों का सवाल है, दुनिया की महान शक्तियों के लिए उन पर दावा करना अनुचित था। उन्हें यह तय करने के लिए एक निष्पक्ष सभ्य तरीके की आवश्यकता थी कि किस देश को संसाधन मिलेंगे। उन्होंने जो तरीका अपनाया वह यह था कि प्रत्येक देश के छात्रों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ना का मौका दिया जाए। इसलिए पहला विश्व कॉलेज टूर्नामेंट आयोजित किया गया था। टूर्नामेंट की अंतिम रैंकिंग बेहद महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यह तय करेगी कि देशों के बीच दुर्लभ इक्विपमेंटों को कैसे वितरित किया जाएगा। यदि किसी देश के पास ए ग्रेड जादुई अयस्क शीरा है तो ऊर्जा उस देश के लिए एक नया शहर, एक महान किला बनाने या नए मैजिशियनों को जगाने के लिए जादुई अयस्कों की प्रचुर आपूर्ति के लिए पर्याप्त थी। प्रत्येक वर्ष जादुई अयस्कों की आपूर्ति से देश को हजारों जादूगरों को प्रशिक्षित करने की अनुमति मिल जाएगी, और भले ही ये जादूगर कितनी भी ऊंचाई तक पहुंच सके, फिर भी वे देश की ताकत में काफी सुधार करेंगे। जिस तरह से देशों ने संसाधनों के वितरण पर निर्णय लिया, उसका खुलासा जनता के सामने नहीं किया गया, फिर भी यह ऐसा करने का सबसे उचित तरीका था। स्पष्टीकरण सुनने के बाद आदर्श को कुछ एहसास हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि देश इस टूर्नामेंट को इतनी गंभीरता से ले रहा है और हम में निवेश करने के लिए इतना इच्छुक है। रैंकिंग के आधार पर पता चलता है कि वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट से सबसे अधिक लाभ उन्हीं देशों को होता है जिसके बारे में बात करते हुए मैंने टूर्नामेंट में अब तक काफ़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जिससे हमारी टीम बिना किसी जोखिम के फाइनल में पहुंची है। क्या देश मुझे किसी तरह पुरस्कृत नहीं करेगा? क्या होगा यदि जापान मुझे 2 ग्लैमरस महिलाओं का वादा करके अपना नागरिक बनने के लिए मनाने का प्रयास करता है? या यदि मुझे इंग्लैंड टीम से एक हवेली प्रदान करवाता है जिसकी कीमत 10 अरबों में है, जो रानी के प्रति मेरी वफादारी के बदले में उनकी नौकरानियों से भरी होती है जो अपनी पैंट नहीं पहनती है? या टीम के बाकी सदस्यों ने दिखावा किया कि वे आदर्श को कभी नहीं जानते थे जब वह बकवास कर रहा था। केवल आदर्श जैसा जमीनी स्तर का जादूगर, जिसने वास्तव में देश से कोई संसाधन नहीं लिया, इस तरह की स्थिति में इतना अनियंत्रित और बेलगाम हो सकता है। वह किसी कुल या संघ के अधीन नहीं था, न ही किसी विशेष के प्रति बाध्य था। वह अपनी इच्छा अनुसार खुद को शर्मिंदा कर सकता था, फिर भी दूसरों के लिए ऐसा नहीं था। वे कंपास का पालन करने और निर्धारित वर्ग के साथ जाने के लिए बाध्य थे। उनके प्रत्येक कार्यों पर हर समय नजर रखी जा रही थी, और यदि वे अपने नेताओं, सलाहकारों या टूर्नामेंट के अधिकारियों के प्रति अपमानजनक और असभ्य थे तो यह उनके प्रसिद्ध कुलों की प्रतिष्ठा को बेहद प्रभावित करेगा। ऐसा लगता है जैसे आप पैसे के बजाय खूबसूरत महिलाओं के प्रशंसक हैं। निश्चित रूप से मुझे बताएं कि आप किस प्रकार की महिलाओं या प्रसिद्ध कुलों की किस बेटियों में रुचि रखते हैं। कई लोग मुझे चीन में चेहरा देने के लिए तैयार हैं। कम से कम मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि वे आपको बेहतर बाहर निकालने की हिम्मत नहीं करेंगे यदि मैं उनसे आपको स्वीकार करने के लिए कहता हूँ। एक अधेड़ उम्र की सौम्य आवाज आई।
मिस्टर जितेश और डीन गीत वह तुरंत टीम के सलाहकारों के रूप में अपने सामान्य सख्त रवैये के बिना सम्मानपूर्वक उस व्यक्ति के पास गए। वो इतना बकवास हमारे देश के नेताओं में से एक, आहन ने अपने दिल में कहा। उन्होंने तुरंत अपना सीना ऊपर उठाया और देश के सबसे धनी परिवार के बेटे का अपेक्षित आचरण प्रदर्शित किया। अन्य लोग भी विनम्र तरीके से सीधे हो गए, जिसमें वेद भी शामिल था, जिसने एक सैनिक के रूप में अपना गौरव वापस ले लिया और उस व्यक्ति को सलाम दिया। चेयरमैन आदित्य ने भी सलाम के साथ जवाब दिया। पता चला कि चेयरमैन सैन्य पृष्ठभूमि से आए थे। हालांकि जब आदर्श अपने देश के महान बॉस को देख रहा था तो उन्हें उनमें आमतौर पर एक घरेलू पति के बीच कोई अंतर महसूस नहीं हुआ जिसे वह एक ताजा बाजार में देख सकता था। सच कहूं तो अपने पिता विक्रम की तुलना में इस आदमी ने केवल बेहतर कपड़े पहने थे, थोड़ी अधिक गरिमामय उपस्थिति के साथ, लेकिन वो वास्तव में और कुछ नहीं बता सका। यदि वह व्यक्ति अपने देश का नेता था तो यह कहने की आवश्यकता नहीं थी कि वह अपने देश के सबसे शक्तिशाली मैजिशियनों में से एक होगा, लेकिन आदर्श उसमें मैजिक की किसी भी उपस्थिति को महसूस करने में असमर्थ था। क्या सभी दिग्गज एक्सपर्टों को एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही दिखना चाहिए था? वो आदमी अपने मैजिक को इतनी अच्छी तरह से छुपाने में कैसे कामयाब हुआ? आदर्श, चेयरमैन के सामने अच्छा व्यवहार करो। आपको अपने देश की सेवा करने के अवसर को परम गौरव के रूप में सोचना चाहिए। आखिरकार आप अभी भी चीनी टीम के प्रतिनिधि हैं, मिस्टर जितेश ने डांटा। वह अपनी मानसिक आवाज के साथ आदर्श के कान में फुसफुसाने लगे। यदि तुमने दूसरे देशों में शामिल होकर देश के साथ विश्वासघात करने का साहस किया तो मैं कसम खाता हूं मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। मैं बस इतना कह रहा था, इतना गंभीर क्यों? मैं देश की सेवा करने के लिए सम्मानित महसूस कर रहा हूँ और मैं कोई इनाम नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन निश्चित रूप से अगर कोई पुरस्कार होगा तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करूंगा। मेरे लिए डोरियां खींचने की बात भूल जाओ, मैं खुद चूजों को उठा सकता हूँ। इसके अलावा मेरा मानना है कि ऐसे बहुत से जादूगर नहीं हैं जिन्हें मैं संभाल नहीं सकता, जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। आदर्श मुस्कुराया। आदर्श, क्या आप और अधिक विनम्र बनने से पहले मरने वाले हैं? मिस्टर जितेश ने गुस्से से कहा। आप बेहद ईमानदारी हैं। मैंने उस आदमी को हरा दिया जिसने मेरी पत्नी के लिए मुझसे प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश की थी। शुरुआत में मेरी पत्नी अच्छे दिखने वाले पुरुषों को पसंद करती थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि जब भी मैं किसी को पीट रहा होता हूँ तो मैं काफी कूल रहता हूँ, इसलिए हम एक साथ हो गए। चेयरमैन ने हंसते हुए कहा। अध्यक्ष महोदय, क्या अभी ऐसा कहना अनुचित नहीं है? एक बूढ़े सचिव ने खांसते हुए कहा। चेयरमैन ने कहा, मैं आपको मौखिक रूप से प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ हूँ, लेकिन मुझे डर है कि मेरे पास कोई बड़ा पुरस्कार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आपका प्रोत्साहन हमारे लिए सबसे अच्छा पुरस्कार है। जितेंद्र ने उस व्यक्ति की प्रशंसा करने का अवसर लिया। अच्छे से, प्रोत्साहन के अलावा कुछ बातें हैं जो मैं कहना चाहूँगा। भले ही आप किसी भी गुट का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, मुझे उम्मीद है कि आप समझेंगे कि हमारे देश के जटिल इलाके के कारण हम लगातार डीमन प्राणियों के खतरे में हैं। हमारे देश वास्तव में खतरे के स्तर के मामले में 5th लेवल पर है, लेकिन हम उस देश को दिए गए संसाधनों को प्राप्त करने में कामयाब रहे हैं जो खतरे को टालने के लिए टॉप 20 पर प्लेस है। इसका कारण यह नहीं है कि हमारे देश के मैजिशियन अधिक शक्तिशाली है, बल्कि तथ्य है कि हमारी जनसंख्या अधिक है। इसका सीधा सा मतलब है कि अधिक लोग अपने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे रहे हैं। और मुझे यह कहते हुए खेद है कि दुनिया में मैजिशियनों की मौतों की संख्या चीन में सबसे अधिक है। आपने अब तक बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन आपसे बड़ी उम्मीद है उच्च रैंकिंग हासिल करने और देश के लिए अधिक संसाधन अर्जित करने की। मुझे आशा है कि आप उन लोगों के बारे में सोचेंगे जो सुरक्षित क्षेत्र की सीमा पर संघर्ष कर रहे हैं। ठीक उसी समय जब आप हार मानने के बारे में सोच रहे हो और अपने आप से पूछे कि आप वास्तव में अपनी सीमा तक पहुंच गए हैं, क्या आप उससे आगे जा सकते हैं और एक और रैंक लाने का प्रयास कर सकते हैं। देश के लिए आपके द्वारा अर्जित थोड़ा सा संसाधन हजारों सैनिकों को मरने से रोक सकता है। कृपया अपनी पहचान के बावजूद। चेयरमैन का स्वर शांत से गंभीर और अंत में याचना के संकेत के साथ बदल गया। चेयरमैन स्पष्ट रूप से वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट में टीम के लिए अपनी आशा लेकर आए थे।
किसी देश के नेता का ध्यान हमेशा देश की भलाई पर होता था। एक ऐसा देश जो कभी कभी हर जगह घूमने वाले डीमन प्राणियों के खतरे में रहता था। घोंसले, भीड़, राज्यों, विशाल भूमि, पर्वत श्रृंखलाएं, असीमित महासागर, जटिल झीलें, शुष्क रेगिस्तान, बर्फीली उत्तरी घाटी। बहुत सारे डीमन जीव शहरों पर लालच से नजर रख रहे थे। शहरों में रहने वाले नागरिक शायद अनजान हो, लेकिन मैजिशियन के रूप में उन्हें हर समय खतरे को ध्यान में रखना पड़ता था। चेयरमैन के शब्दों को सुनकर आदर्श को वे शब्द याद आ गए जो हेडमास्टर ने हाई स्कूल के उद्घाटन समारोह के दौरान छात्रों से कहे थे। सबसे कमजोर छात्रों से, जो केवल बेसिक मैजिशियन थे, वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट में भाग लेने वाले उच्च सम्मानित एडवांस मैजिशियनों तक, उन्हें हमेशा उन डीमन प्राणियों पर नजर रखनी चाहिए जिन्होंने कभी भी उनके क्षेत्र पर अटैक करने से हार नहीं मानी थी। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।